एक बार लॉर्ड समय रैना ने भविष्यवाणी की थी। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ग्रेट। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उस पर बायोपिक कैसे बना सकते हो? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। और ये बात हम सब जानते हैं कि किसी की भी लाइफ वाइट नहीं होती। कुछ बायोपिक्स होती हैं जो सामने वाले को ग्रे में दिखाती हैं ताकि उनकी लाइफ से लोग मोटिवेट हो पाए, उनसे लाइफ में आगे कैसे बढ़े ये सीख पाए। लेकिन कुछ बायोपिक्स बनाई जाती हैं सामने वाले को या तो बहुत लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए, मतलब उनके टुवर्ड्स सिंपैथी फील करवाने के लिए उनके मेजर फ्लॉज को छुपाने की कोशिश करती हैं, या फिर उन्हें डार्क दिखाने की कोशिश करती हैं। और किसी जिंदा आदमी पे बायोपिक बनाना काफी रिस्की भी होता है क्योंकि उनकी कहानी का एंड किसी को नहीं पता होता। और क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। तो चाहे मैरी कॉम हो या संजय दत्त, हमने ऐसी कई बायोपिक्स देखी है जिनकी रियल लाइफ और बायोपिक में काफी डिफरेंस होता है और शायद ये इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए भी बनाई गई हूं। और आज ये वो कुछ बायोपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, which didn't age well। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। की राजकुमार हिरानी रिटर्न एंड डायरेक्टेड मूवी संजू कहानी थी संजय दत्त की लाइफ पे, जहां संजय दत्त एक काफी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनकी लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही है। 93 मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था AK-56 राइफल के इलीगल पोजीशन के लिए और उन पे ताड़ा एक्ट भी लगाया गया था। मुझे बचपन में लगता था वो तगड़ा एक्ट है। ऊपर से मल्टीपल अफेयर्स की न्यूज भी मीडिया में आने लग गई थी आए दिन उनके बारे में, और मीडिया ने उनके आर्म्स एक्ट के कन्विक्शन पे काफी ज्यादा उन्हें बैश कर दिया था। इवेंचुअली संजय दत्त अपनी जेल टर्म फिनिश करके बाहर आते हैं एंड मूवीज में लगातार अपीयर होना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर अनाउंस होता है संजय दत्त बायोपिक, जिसमें संजय दत्त का रोल संजय दत्त नहीं रणबीर कपूर करने वाले थे। एंड इवन रणबीर कपूर को ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा रिस्की भी लग रहा था। कितना कान फटा होगा? इतना नहीं, इतना फटा है कि जब बोला कि कर ये। No, when Raju sir messaged me like, listen, hey Ranveer, I have a film to narrate to you. When can we meet? My message to him was, I hope it's not the Sanjay Dutt biopic because somewhere that news was floating. I was like, you can't make a film on Sanjay Dutt here. Not somebody who's still relevant, who's still alive, who's still doing stuff. अब सब ये जानना चाहते थे कि मूवी संजय दत्त की लाइफ को कितना एक्यूरेटली दिखाती है, और 2018 में संजू रिलीज भी हुई। मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी, लोगों ने इसे एंजॉय भी किया और बॉक्स ऑफिस पे इसने काफी अच्छे रिटर्न्स भी कमाए। लेकिन लोगों को एक चीज साफ नजर आई कि इस फिल्म में संजय दत्त को एज अ विक्टिम दिखाया गया है, उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। फिल्म में दिखाया गया है कि संजय दत्त को जिम श्राफ का कैरेक्टर ड्रग्स से इंट्रोड्यूस करता है और वही उन्हें इसकी लत भी लगवाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कैरेक्टर सिर्फ एक इंसान नहीं था। प्लस संजय दत्त ने अलजेब्रा कॉन्वर्सेशंस के इवेंट पे भी रिवील किया था कि वो ड्रग्स अपने बोर्डिंग स्कूल के दिनों से ले रहे थे। Sanar had hillsides full of grass, so we used to go down there after lunch and we used to roll our stuff and we used to make our goalies and keep them, and in the night we used to lagao them, you know. But yes, you see what happens in Sanar is फिल्म संजय दत्त के फेल्ड मैरिजेस एंड अफेयर्स को भी छुपाती है, और ये सब कुछ अनुष्का शर्मा का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है जो एक फिक्शनल कैरेक्टर था। अब कुछ लोग का ये भी मानना है कि अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर एक्चुअल में राजकुमार हिरानी का कैरेक्टर था। वहीं जब संजय दत्त गन्स लेते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन से तो मूवी में एक टेंस माहौल दिखाया जाता है, लेकिन संजय दत्त का कुछ और ही स्टेटमेंट था इस पे। my heart told me don't take it, but my mind told me you're looking sexy man, just keep it and just go somewhere, you know, about 200-300 kilometers, kujli nikal de, fire the thing, throw it and come back. So I kept it. I also kept it that in case something goes wrong and if there are about 500-600 people which come, I won't kill them, but at least I'll fire it in the air, man. You know, to frighten them. I kept it in my car and I forgot about it. लेकिन where credit is due, संजू ने काफी एक्यूरेट चीजें भी दिखाई हैं, जैसे कि संजय दत्त का एक लोकल गैंगस्टर के साथ इंटीमेट होना। अब जाहिर सी बात है कुछ घंटों की फिल्म में ये सब नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन संजू मूवी संजय दत्त को एक विक्टिम पोर्ट्रे करती है जो रियल लाइफ से मेल तो नहीं खाता है। इनफैक्ट संजय दत्त की कहानी जब संजय दत्त खुद सुनाते हैं अलजेब्रा कॉन्वर्सेशंस में, तब फील होता है कि ही वाज स्पॉइल्ड, ही वाज अंडर बैड इन्फ्लुएंस एंड
क्या हालत थी उनकी लाइफ में, जिसने मेरे अंदर वो सिंपैथी फील करवाई उनके लिए, जो संजू फील नहीं करवा सकता शायद। इनफैक्ट इस इंटरव्यू में संजय दत्त बताते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उनका दोस्त होता था जिसके साथ वो अमेरिका में कैटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन अपने फादर सुनील दत्त साहब के कहने पर उनको फिल्मों में जाना पड़ा मजबूरी में, विच मेक्स अस वंडर कि क्या लाइफ होती उनकी अगर वो अपना कैटल बिजनेस कर रहे होते। तो मैं इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि फॉर मी ये संजू मूवी होनी चाहिए थी यार। एंड मेरी तरह काफी लोगों को भी लगता है कि संजू एज अ मूवी काफी बढ़िया फिल्म है, लेकिन एज अ बायोपिक इट्स जस्ट अ व्हाइट वॉशिंग मशीन व्हिच डिडंट एज वेल। रणदीप हुड्डा की मैं और चार्ल्स कहानी दिखाती है चार्ल्स शोभराज की कि कैसे उसे तिहाड़ जेल में बंद करके रखा गया था और कैसे चार्ल्स शोभराज यंग लोगों को, स्पेशली हिपस्टर्स जो बाहर देशों से आते थे, उन्हें चार्म करके उनसे पैसे या डॉक्यूमेंट्स लूट लेता था। और ये सब वो करता था सिर्फ वापस जेल में जाने के लिए, ताकि उसकी सेंटेंस बढ़ जाए इंडिया में जेल की। उस पे जो एलिगेशंस लगे हुए हैं बाय द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ किलिंग मोर देन 20 पीपल, उस चीज को डॉज करने के लिए बस। अब थ्रू आउट फिल्म चार्ल्स को ग्रे दिखाने की कोशिश की जाती है, उसे चार्मिंग और स्मार्ट दिखाने की भी कोशिश की जाती है, मानो ये हार्मलेस इंसान हो जो बाद में बहुत क्लेवर है एंड चार्मिंग भी है, और सिस्टम को मैनिपुलेट करना उसे बहुत अच्छे से आता है। एंड ओवरऑल पूरी मूवी में तुम्हें चार्ल्स एक हीरो जैसे लगेगा जिसे बचाया जाना चाहिए था, लेकिन ये मूवी एक चीज करना भूल जाती है, चार्ल्स शोभराज की रियल लाइफ को दिखाना। देखो, फिल्म चार्ल्स शोभराज की कहानी एक चैप्टर है, लेकिन इन रियल लाइफ चार्ल्स शोभराज बाहर के देशों में काफी लोगों को स्कैम कर चुका था। अपने दोस्त मैरी एंड्री और चार्ल्स दोनों पे थाईलैंड में मल्टीपल लोगों को जान से मार देने का कन्विक्शन था। इनफैक्ट चार्ल्स वाज इनफेमसली नोन एज द बिकनी किलर, जिसके बाद चार्ल्स इंडिया भाग कर आ जाता है। और यहां आने के बाद भी चार्ल्स इंडिया में कोई टूरिस्ट को ड्रग्स देके स्कैम करता था, तो कभी 1976 में ही वाज अरेस्टेड फॉर ड्रगिंग फ्रेंच स्टूडेंट्स। अब फिल्म के डायरेक्टर रमन ने क्लेम किया है कि ये चार्ल्स शोभराज की बायोपिक नहीं है, ओके वी गेट इट, और चार्ल्स की तिहाड़ जेल वाली कहानी का चैप्टर है ये, ओके वी गेट इट, लेकिन फिल्म चार्ल्स को एक कॉन आर्टिस्ट ज्यादा दिखाती है इंस्टेड ऑफ अ मास मर्डरर, और डाउन प्ले कर देती है चार्ल्स के कैरेक्टर पे। इनफैक्ट काफी क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी बैश किया था। अब चार्ल्स शोभराज ने काफी पैसे बनाए अपनी लाइफ के राइट्स बेच के भी, मतलब मीडिया हाउसेस को अपनी कहानियां बेच देता था वो पैसों के लिए। और रणदीप हुड्डा ने ये कहा था कि एक बार जब वो चार्ल्स शोभराज को नेपाल की जेल में मिलकर आए थे, जब चार्ल्स को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल गई थी, तब उन्होंने ये कहा था, एक प्रोड्यूसर विक्रम कक्कड़ तो 16 साल की लड़की की तरह कूद कूद के कह रहे थे आई लव यू चार्ल्स, आई लव यू चार्ल्स, पर हमने उनसे बात की। पहली चीज़ तो उन्होंने बोला कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड कास्टिंग। तो लोगों ने बोला ये एक्टर है, तो पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर उन्होंने हाँ 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 हाँ, तो he said this to me. 72 years old, but he's still very handsome. I felt he was in very good health. Producers को उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर बहुत गट्स है कि तुमने मेरी पिक्चर ऐसे बना डाली, जिसकी वजह से मैं और चार्ल्स बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म ही नहीं कर पाई थी। लेकिन क्रेडिट वेयर इज ड्यू, फिल्म की स्क्रीन प्ले वीक होते हुए भी चार्ल्स शोभराज का रोल रणदीप ने काफी बढ़िया प्ले किया था। लेकिन एक मास मर्डरर को चार्मिंग दिखाते हुए उसे ग्लोरीफाई करना, यस ये होता है ग्लोरिफिकेशन, एंड दिस बायोपिक डिडंट एज वेल। मोदी जी माफ कर देना प्लीज। 2019 में रिलीज हुई एक ऐसी बायोपिक जो सुपर कंट्रोवर्शियल थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक, जिसमें विवेक ओबराय मोदी जी का रोल प्ले कर रहे थे। और जब ये अनाउंस हुआ तब से ही ये कंट्रोवर्शियल बन चुकी थी। फिल्म कहानी दिखाती है कि कैसे मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे, कैसे उन्होंने संन्यास लिया और फिर वो आरएसएस ज्वाइन करते हैं और इमरजेंसी में लड़ते भी हैं, और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं फिर, और 2014 इलेक्शंस तक उनकी कहानी पूरी दिखाई जाती है। ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, और उसी दिन जिस दिन 2019 के जनरल इलेक्शंस शुरू होने वाले थे। अब ऑपोजिशन ने फिल्म को काफी बैकलैश दिया, ये कहते हुए कि फिल्म एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन भी फाइल कर दिया, क्योंकि ये इलेक्शन मॉडल के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रही थी, जहां इलेक्शंस के वक्त इसे रिलीज करना मतलब इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना। अब सेवरल पिटीशंस फाइल हुई और बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, जिसके बाद फिल्म इलेक्शंस खत्म होने के बाद 24 मई 2019 को ये फिल्म रिलीज होती है। लेकिन फिल्म एक हार्श क्रिटिसिज्म से गुजरी। कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि फिल्म मोदी जी को एक व्हाइट कैरेक्टर में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है,
है और उनकी लाइफ में जो उनके कार्यकाल थे, जो भी वो इंसिडेंट्स हुए हैं, वो कॉन्स्पिरेसी हैं जो किसी ने उनकी इमेज गिराने के लिए किया है। क्रिटिक्स फिल्म को बैश करते हुए ओपनली प्रोपेगेंडा कह देते हैं। उनका कहना था कि फिल्म अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ही सफेद दिखा रही है, मतलब इतना सफेद तो टाइड भी नहीं कर पाता। अब फिल्म में काफी फैक्चुअल एरर्स थे जो रियल लाइफ में हुए हैं, ऐसा कोई प्रूफ है नहीं। फिल्म में दिखाया गया है कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है मोदी जी के एक्टिविज्म को दिखाते हुए, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ लोगों को नहीं मिला। अब एक जगह दिखाया गया है कि मोदी जी LK आडवाणी साहब के साथ इंदिरा गांधी को कन्फ्रंट कर रहे थे, लेकिन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि उस वक्त आडवाणी साहब तो जेल में थे, तो वो हुआ कब? अब फिल्म में 2002 इंसिडेंट को काफी रेडिकलाइज्ड और वन साइडेड दिखाया गया और फिर हमें मिलता है ये आइकॉनिक सीन। गुजरात चल रहा है। वहीं इसी फिल्म में ऑपोजिशन को कार्टूनिस्ट विलेन दिखाया गया है। सोनिया गांधी एक एविल क्वीन है, राहुल गांधी एक वरीड चाइल्ड है एंड व्हाट नॉट। क्रिटिक्स ने विवेक ओबेरॉय की परफॉर्मेंस को भी काफी ज्यादा बैश किया, जहां उन्होंने अपने कैरेक्टर को काफी जिंगोइस्टिक और बहुत बुरे तरीके से प्ले किया। देश के हर कोने में ये तिरंगा लहराएगा। हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। अब फिल्म जब इंडिया में रिलीज हुई तो ऑब्वियसली इसे बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले। बीजेपी ने खुद अपने हाथ पीछे कर लिए थे, ये कहते हुए कि कुछ नहीं लेना देना भाई हमारा इस पिक्चर से। जो भी है, फिल्म मेकर्स ने बनाई है तो रिलीज भी करनी होगी और रॉटन टोमेटोज पे इसी मूवी को 0% रेटिंग मिली हुई है, जहां जो भी रिव्यू है सब नेगेटिव है भाई। तुम्हारा दिन निकल जाएगा तुम बस रिव्यू पढ़ते पढ़ते, सही में। और ऑलमोस्ट 20 करोड़ में बनी ये फिल्म ने 27 करोड़ तक का कलेक्शन किया, जो एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप डिक्लेयर होती। वेल, ऑन द ब्राइट साइड, बीजेपी उस साल जीत गई तो ठीक है। तो जो भी हो, पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक डिडंट एज वेल। दीपिका पादुकोण की फिल्म 2020 की छपाक, जो एक वॉइस बननी चाहिए थी फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स, पर बनकर रह गई बस एक ऐसी फिल्म जिसका नाम सोचते ही याद आता है कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज। मेघना गुलजार की रिटर्न एंड डायरेक्टेड फिल्म छपाक कहानी है एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की, जिनके ऊपर 15 साल की उम्र में एसिड अटैक हो गया था और लक्ष्मी ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली थी एसिड की सेल्स को बैन करने के लिए। और आज लक्ष्मी की वजह से एसिड लूजली नहीं बेचा जा सकता और बिना ID प्रूफ के किसी को मिल भी नहीं सकता एसिड, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। 2019 में लक्ष्मी की बायोपिक या फिर कहें तो बेस्ड कहानी उन पे छपाक अनाउंस होती है, जिसमें लीड में होंगी दीपिका पादुकोण और फिल्म सेट थी 10 जन 2020 की रिलीज डेट के लिए। अब ट्रेलर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और सबको लगा कि एक बहुत पॉजिटिव अवेयरनेस फैलने वाला है फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स। पर दीपिका जैन में टिकटॉक पर छपाक चैलेंज करती हैं, जहां लोगों को वो छपाक का लुक रखने के लिए मोटिवेट करती हैं। अब इस मूवी को काफी बैकलैश मिले इसके बाद, स्पेशली फ्रॉम एसिड अटैक विक्टिम्स। वो कहते हैं कि ये मूवी काफी इनसेंसिटिव है, लेकिन फिर कंट्रोवर्सीज में और आग लग जाती है और CAA प्रोटेस्ट के वक्त JNU स्टूडेंट्स पर आधी रात को एक अटैक होता है। कहा गया कि यह अटैक राइट विंग के स्टूडेंट्स ने किया था और कुछ लोगों ने इसमें लोगों को आइडेंटिफाई भी किया, लेकिन आज तक कोई भी कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया। अब इस इंसिडेंट ने सारे देश को शॉक करके रख दिया कि गवर्नमेंट के टॉप रैंक कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पे अटैक कैसे हो सकता है और पुलिस कुछ कर भी नहीं पा रही है। अब एक पॉलिटिकल डिवाइड आ गया JNU की हिस्ट्री को लेकर। अब 9 जन में JNU में इस अटैक के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट गैदरिंग होती है और वहां के विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए दीपिका पादुकोण भी वहां पर आके पहुंच जाती है। अब ये वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है और राइट विंग की तरफ से हमें ये मैसिव हेट देखने को मिलता है। ट्विटर पे बॉयकॉट छपाक और बॉयकॉट दीपिका ट्रेंड करने लग जाता है और बीजेपी के मेंबर्स इस ट्रेंड को और सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इसी के रिस्पॉन्स में आई सपोर्ट दीपिका भी ट्रेंड होता है और नेशनल डिबेट ही शुरू हो जाता है छपाक के अराउंड, जहां मोस्टली हवा नेगेटिव थी। फिर आग में और घी डालने के लिए स्वराज और OP इंडिया नाम के वेब पोर्टल्स न्यूज फैलाते हैं कि रियल लाइफ अटैकर एक मुस्लिम आदमी था, लेकिन छपाक में उसका नाम अब्दुल की जगह राजेश रख दिया गया। बीजेपी के मिनिस्टर फिर इसी न्यूज को रीट्वीट करके फैलाते हैं और न्यूज डिबेट पे इसके बारे में बातें ही शुरू हो जाती हैं, जिसके रिस्पॉन्ड में न्यूज लॉन्ड्री के CEO फाउंडेड अभिनंदन शेखर सामने आते हैं, जिन्होंने छपाक की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड करी थी। अरे बब्बू बशीर is his name, his religion has not been changed. What? And one sec, Mr. Supriyo, hang on. The character who was Muslim is Muslim in this. The character who was Hindu is Hindu in this. It was surprising कि बड़ी पोस्ट पे बैठे मिनिस्टर्स फेक क्लेम कर रहे हैं, जिसको उन्होंने खुद ही कभी फैक्ट चेक नहीं किया। It is that people who sit in the parliament and make laws for us,
come on debate saying that I saw this on social media. I think it is bizarre that Mr. Supriyo says this with a straight face and thinks this is normal. It is not normal or sensible in any democracy which intends to have educated people making legislation for us. 10 जैन को छपाक रिलीज होती है ऑल ओवर द थिएटर्स। फिल्म को काफी मिक्स्ड रिस्पांस मिलता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी चल नहीं पाती है। काफी लोगों का आज भी ये मानना है कि इस फिल्म के अगेंस्ट जो बॉयकॉट कैंपेन चला उसकी वजह से बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे काफी ज्यादा असर पड़ा था। काफी लोगों ने दीपिका पादुकोण को ब्लेम किया, और जब 2023 में मेघना गुलजार से छपाक के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बारे में जब पूछा गया तो उस पे उनका रिस्पॉन्स था, Deepika, before Chapak, that when she went to that campus, did that make a difference to your film, you think, at all? Or have any impact at all, you know? What do you think? I I'm really, sure that answer is pretty obvious. Yes, it did make a dent on the film because the conversation went from acid violence, which I intended the film to amplify. Of course, there was an impact on the film. There's no denying that. अब बॉक्स ऑफिस फेलियर का तो पता नहीं, पर लक्ष्मी अग्रवाल की सर्वाइवल स्टोरी एके बायोपिक छपाक एसिड विक्टिम्स के लिए बनी हुई थी, लेकिन ये मूवी आज भी बॉयकॉट मूवमेंट के लिए जानी जाती है। Hence, this didn't age well. दो 2014 की फिल्म मैरी कॉम कहानी थी कि कैसे मांगते कॉम एके मैरी कॉम इम्फाल की एक राइस फार्मर की बेटी अपना पर्पस पाती हैं, मतलब अचीव कर पाती हैं बॉक्सिंग में। इवेंचुअली उनकी मुलाकात होती है ऑनलर कॉम से, जो प्ले किया था दर्शन कुमार ने, इनका कैरेक्टर, जो उनके बॉक्सिंग करियर को सपोर्ट करते हैं। अब इस फिल्म में हमने देखा कि शादी के बाद मैरी अपने बॉक्सिंग करियर को छोड़ देती हैं बच्चों के लिए, लेकिन अपने पति के एनकरेजमेंट के बाद वो बॉक्सिंग की दुनिया में वापस आती और उनके हस्बैंड अपने करियर को गिव अप कर देते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। सर, फिल्म काफी इंस्पायरिंग थी। फिल्म में रोमांस था और एक मैसेज भी था इक्वालिटी के बारे में, कि कैसे मर्द भी घर में बैठ के अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकता है। अगर हौसला है तो आदमी भी क्या नहीं कर सकता। लेकिन मैरी कॉम वो मूवी बन चुकी है विच didn't age well. सारी दुनिया इंस्पायर्ड थी मैरी कॉम से और उनकी स्टोरी से भी। आखिरकार फिल्म की कहानी भी तो यही बताती है ना तुम्हें। लेकिन फिर न्यूज आती है कि मैरी कॉम और के ऑनलर दोनों का डिवोर्स हो गया है 2023 में, जिसे पब्लिकली 2025 में रिवील किया गया था। अब डिवोर्स का रीजन दिया गया पर्सनल चैलेंजेस, लेकिन एक ट्रोलिंग शुरू हो गई कि ऑनलर ने तो सपोर्ट किया था मैरी को, तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया अपने हस्बैंड को। और फिर सामने आया आपकी अदालत का ये इंटरव्यू, जहां मैरी कॉम से रजत शर्मा जब पूछते हैं डिवोर्स के बारे में, तो मैरी अपने हस्बैंड को लाइव टीवी पे शेम करती हुई नजर आती हैं कि उनके हस्बैंड एक पैसा नहीं कमाते थे। आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के। कहाँ सक्सेसफुल करियर? कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो ये कहा कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल जीतते कुछ भी नहीं कहा, सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग है, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए, तो सुबह शाम सोते रहते हैं। एंड इसके तुरंत बाद ऑनलर रिस्पोंडेड ऑन दिस। Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer. After that, we compromised. And since 2017, she is having a relationship with one man. He was working in Mary Kom Boxing Academy. ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा शॉकिंग थी। चीटिंग एलिगेशंस जो लगाए गए थे वो। अब एक प्रॉपर डिबेट शुरू हो गया इसके बाद कि एक आदमी अगर ये स्टेटमेंट कहता अपनी वाइफ के बारे में तो क्या समाज उसे एक्सेप्ट कर लेता। अब ऐसे एक आदमी को सरेआम शेम करना कहां तक सही है। अब ये जो डाइवोर्स है काफी अगली था, ये बात तो क्लियर है और लोग साइड्स भी लेना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली ऑनलर की साइड, क्योंकि सोसाइटी ऑलवेज फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द वीक। लेकिन कौन सही है और कौन गलत है हमें भी नहीं पता। पता यह है कि ऑनलर के सैक्रिफाइसेस का मजाक उड़ाया गया है। पता यह है कि प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम में एक सपोर्टिव हस्बैंड और सपोर्टिव मैरिज का नैरेटिव हमें बेचा गया है। लेकिन मैरी कॉम के डाइवोर्स कंट्रोवर्सीज के बाद लोग मैरी कॉम को किस नजर से देखने लग गए हैं, ये असली सवाल है। लोग अब समय रैना की क्लिप्स को हर जगह शेयर कर रहे हैं। एंड यस, मैरी कॉम की ये बायोपिक डिडंट एज वेल। तो
ऐसे कौन से बायोपिक्स है विच डिडंट एज वेल? कमेंट सेक्शन में तुम अपना थॉट भी बताओ, ठीक है? पूरी वीडियो मत देखा करो, थोड़ा एक्सप्रेस भी करो। और अगर YBP पर तुम नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, हम इंस्टाग्राम पर भी है जहां पर हम डेली रिव्यूज और मूवी के पोस्ट और मीम्स वगैरह शेयर करते हैं। तुम हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।